शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। एसएसटी की वर्कशीट है, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिसीज़ एंड द पीपल, यानी लोगों के बारे में जानेंगे और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या पॉलिसीज़ ऐसी अंग्रेज़ों ने बनाई और उन पॉलिसीज़ का हिंदुस्तानी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खाली आंसर वाली वर्कशीट भी मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आंसर्स बताए हैं। इसमें मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एंड में आपको आंसर बता के फिनिश करूँगी। अगर आप चाहते हैं आपको सारी वर्कशीट्स आसानी से मिल जाए, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट का इस्तेमाल करें। अब हम पढ़ते हैं नवाब लूज़ देयर पावर, यानी किस तरह से जो नवाब हुआ करते थे उन्होंने अपनी पावर्स को खोना शुरू कर दिया था। देखिए पूरी कंट्री जो थी, ठीक है, उसमें जो बादशाह था वो थे बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, क्योंकि ये बात जो हो रही है ये 1857 के करीब की हो रही है। तो इसलिए उस वक्त जो बादशाह थे वो कौन थे आपके, बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। और छोटे छोटे इलाकों पे जो अपने राजा बने बैठे थे उनको राजा नहीं कहते थे, उनको नवाब कहा जाता था। जैसे लखनऊ में अलग थे, हैदराबाद में अलग थे, है ना, सब जगह अपने अलग अलग नवाब हुआ करते थे, ठीक। अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए सिंस द मिड 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के बीच में नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर रोड्स, यानी कि अब क्या हुआ, 18वीं सदी के मध्य में जो राजा वगैरह थे, जो नवाब थे, उनकी पावर ख़त्म होने लगी। ऐसा इसलिए होने लगा, दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर्स, और वो अपनी ताकत, अपनी इज्जत, सम्मान सब खोते जा रहे थे। रेसिडेंट हैज़ बीन स्ट्रीट इन मैनी कोर्ट्स, और ऐसा क्यों हो रहा था, कोर्ट्स एंड द फ्रीडम ऑफ द रूल रिड्यूस्ड, देयर आर्मी फोर्स डिसबैंडेड एंड देयर रिन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टीज। अब क्या हुआ, उन लोगों का जो घर था, जो जहाँ के वो थे, वो सारी चीज़ें उनसे खाली कराई जा रही थी। जो आज़ादी के नियम थे वो सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी। उनकी जो अपनी फ़ौज हुआ करती थी उसको ख़त्म करा जा रहा था, भंग करा जा रहा था, ठीक है। और उनके पास जो राइट्स थे लोगों से कर वसूलने के, वो चीज़ें भी ख़त्म की जा रही थी। कौन कर रहा था, अंग्रेज़ कर रहे थे अपने ज़ोर पे, ठीक। क्यों, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके अच्छी खासी ताकत को बना लिया था पैसे के दम पे, इसीलिए वो यहीं के लोगों से लड़ने लगे थे। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their instance, यानी कि अब उसने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कंपनी से अपने आप को बचाने के लिए उनसे बात करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, हाँ, यानी कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, वांटेड टू कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हायर टू द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने कंपनी से जाके बात की और कहा कि जो मैंने गोद लिया है बेटे को, अडॉप्टेड माने होता है गोद लेना, है ना, तो आप लोग मेरे बेटी को मेरे राजा के मरने के बाद, क्योंकि झांसी के रानी के जो हस्बैंड थे वो ख़त्म हो गए थे, मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड के मरने के बाद आप मेरे बेटे को राजा बनाएं। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, आपको याद हो, मतलब पिछली 2-3 वर्कशीटों से पहले की बात है कि इन लोगों ने, कंपनी ने एक रूल ये बनाया था कि अगर कोई लेडी ऐसी है या कोई बादशाह ऐसा है जो मरता है और उसके बाद उसका कोई जेंट्स वारिस नहीं है, यानी कि कोई लड़का नहीं है उसके पीछे, चाहे बेटा चाहे भाई, तो क्या होगा, उसकी जो भी हुकूमत है वो सारी जब्त कर ली जाएगी, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई को इसी चीज़ का डर था, तो उन्होंने क्या करा, एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और कहा कि इसे बादशाह बना दिया जाए, हुकूमत मैं करती रहूँगी, है ना। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जिसके बाद झांसी की रानी ने उनका डट कर मुकाबला किया। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, यानी कि अब इन्होंने क्या कहा, नाना साहब जी जो थे उन्होंने भी अपने एक बेटे को अडॉप्ट किया था, बाजीराव जिसका नाम था। इन्होंने भी ये कहा कि उनके बाप के मरने के बाद जो उनको पेंशन मिलती है, ठीक है, वो उस बच्चे को दे दी जाए, ठीक। लेकिन क्या हुआ, हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट इट इज़ सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर टर्न डाउन दिस पील्स, यानी कंपनी को अपनी ताकत पे, अपनी शक्ति पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना घमंड था, कॉन्फिडेंट था, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी चीज़ होती है, ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत चीज़ होती है। तो उनको ओवर कॉन्फिडेंट था, इसी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें मना कर दी कि नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज
to be annexed in the 1801। यानी अवध जो है वो आखिरी राज्य था जिसको सबसे आखिर में अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में किया। क्यों? क्योंकि दरअसल वो सबसे पहले कब्ज़े में किया जा चुका था। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले उनको अपना ग़ुलाम बना लिया था। कैसे? वो कहते हैं ना, पेंशन खाने वाला ग़ुलाम, ठीक है, जिसकी वजह से वो उनसे चुपचाप पेंशन लेते थे और चुप बैठते थे। और लास्ट में अब अंग्रेज़ों ने उन्हें उठा के बाहर फेंका और कहा चलो भाई अब तुम्हारा भी काम ख़त्म, खिसको यहाँ से, है ना, वो वाली बात। क्यों? अंग्रेज़ तो चाहते ही थे, पहले डिवाइड करते थे फिर राज करते थे। A subsidiary alliance was imposed on Awadh and 1856 is was taken over। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने उसके ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाए कि जो अवध के गवर्नर है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। देखिए, गवर्नर जनरल डेल्शूज डिक्लेयर्ड, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे उस दौर के, उन्होंने ये बात डिक्लेयर करी दैट द टेरिटरी वाज बीन मिस गवर्नर, यानी कि यहाँ की जो गवर्नर है वो अच्छी नहीं है। एंड द ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसीलिए यहाँ पे ब्रिटिश रूलर की ज़रूरत है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रॉपर वे में लाया जा सके। इस वजह से हम यहाँ पे जो यहाँ के नवाब हैं उनको हटाना चाह रहे हैं और यहाँ पे अब हमारी हुकूमत होगी, किसकी? यानी अंग्रेज़ों की। इस तरह से अंग्रेज़ों ने लखनऊ पे यानी अवध पे भी अपनी हुकूमत जमा ली। उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। द कंपनी इवन बीइंग टू प्लान हाउ टू ब्रिंग मुगल डायनेसिटी टू एन एंड, यानी कि उन्होंने ये भी कोशिश की कि किस तरह से मुग़ल डायनेसिटी जो है, मुग़ल राजवंश जो है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो द नेम ऑफ द मुग़ल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम कॉइन मेंटेड बाय कंपनी, और जो नए सिक्के बनाए गए कंपनी के द्वारा उसमें से मुग़ल बादशाह जो कि उस दौर में कौन थे, उस दौर में थे आपके बहादुर शाह ज़फ़र, उनका नाम उन सिक्कों पर से हटा दिया गया। इन 1849 गवर्नर जनरल डिशूज अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने 1849 में ये अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह ज़फ़र के बाद द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्ट आउट द रेड फोर्ट, यानी बहादुर शाह ज़फ़र के मरने के बाद जो इनकी फैमिली है उसको रेड फोर्ट यानी लाल किले से हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। एंड गिवन अदर प्लेस इन द दिल्ली टू रिसाइड इन, यानी कि उनको रहने के लिए दिल्ली में ही या दिल्ली के इर्द गिर्द ही कोई जगह दे दी जाएगी, लाल किले से उन्हें निकाल दिया जाएगा। ये इस तरह से धीरे धीरे हुकूमत करने लगे थे, नए नए रूल्स नए नए कानून बनाने लगे थे और जो नहीं मानता था उनसे बदतमीज़ी से ज़ोर ज़बरदस्ती से करके मनवाते थे। इन 1856 में गवर्नर जनरल कैनिन, अब 1856 में दूसरे गवर्नर जनरल है कैनिन है, डिसाइडेड दैट बहादुर शाह ज़फ़र वुड बी द लास्ट मुग़ल किंग, यानी उन्होंने डिसाइड करा कि बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं वो लास्ट मुग़ल बादशाह रहेंगे आफ्टर हिज डेथ, यानी उनके मरने के बाद। नन ऑफ डिसेंट वुड बी रिकॉग्नाइज एज अ किंग, यानी उनके मरने के बाद कोई भी उनका वारिस किंग के रूप में नहीं देखा जाएगा। दे वुड जस्ट बी लाइक प्रिंस, यानी सिर्फ और सिर्फ उसको प्रिंस ही कहा जाएगा, यानी राजकुमार। क्यों? क्योंकि राजकुमार के हाथ में कुछ नहीं होता है, सब कुछ बादशाह के हाथ में होता है। और बादशाह कौन बनेगा? अंग्रेज़ बनेंगे, कंपनी बनेगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है चलिए पढ़ते हैं। यह लिखा द पीसेंट्स एंड द स्पॉइज। स्पॉइज का मतलब होता है आपके सिपाही और पीसेंट्स का मतलब होता है आपके किसान। तो अब देखिए, अब यहाँ हम थोड़ा सा किसानों के और सिपाहियों के बारे में जानेंगे कि उस दौर में सिपाहियों की और किसानों की क्या दुर्गति करी थी इन लोगों ने। चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा है इन द कंट्री साइड्स peasants and जिम्मेदार resent the high taxes and the rigid method of revenue collection, यानी कि जो उस दौर के peasants यानी किसान और ज़िम्मेदार यानी कि जो ज़मींदार कहलाते हैं वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे बढ़ते हुए टैक्सेस को देखकर, या फिर जो आपके वो कर वगैरह लिए जाते हैं ना उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लॉन्डर, यानी कि मनी लैंडर्स जो होते हैं, मनी लैंडर किसे कहा जाता है? जो ब्याज के ऊपर पैसा देते हैं ना, उनका पैसा जो उधार लिया जाता था वो चुकाने में भी बेचारे असमर्थ रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा लिया, खेती करी, ठीक, खेती करके
जो खेती बनी उसमें से बेचारों को सिर्फ 25% दिया गया, बाकी का 75% अंग्रेज़ों ने रख लिया। अब इस 25% में बेचारे खाएंगे क्या, अपनी फैमिली को क्या खिलाएंगे, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रखेंगे और कर्जा क्या चुकाएंगे, बताइए। तो बेचारे बोझ तले वैसे ही दब जाते हैं। किसानों की हालत आज भी हमारे देश में कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, सब जानते हैं, जो हकीकत है सबके सामने है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो वो बेचारे फेल हो जाते थे पैसे चुकाने में, एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड देयर हैड ट्राइड टू जनरेशंस। अब क्या होता था कि जो उनकी ज़मीन का हिस्सा होता था वो लोग उसको ही ले जाते थे कि भैया तुम पैसे तो दे नहीं पा रहे हो, एक काम करो अपने हिस्से की ज़मीन हमें दे दो, ठीक है। तो इस तरह से बेचारे और गरीब होते चले गए। द इंडियन स्पाइज यानी कि जो इंडियन आर्मी थी उसका क्या हाल था कि इन दिस एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स टू डिस्कनेक्ट। उनका जो रीज़न था वो ये था, दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। वो इसलिए अनहैप्पी थी, वो इसलिए नाखुश थे क्योंकि वो तो हिंदुस्तानी थे ना। ये अलग बात है कि वो कंपनी के मुलाजिम हो गए थे, लेकिन थे तो वो हिंदुस्तानी। मोर ओवर सम ऑफ द न्यू रूल्स वॉलंटेड देयर रिलीजियस सेंसिटिव्स एंड बेफ्स। अब क्या हो गया कि उनके मज़हब को ठेस पहुंचाने के लिए, उनके मज़हब को नुकसान पहुंचाने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत सारी चीज़ें करी जो कि उन्हें नागवार गुजर रही थी, ठीक है। इसके बाद क्या करा, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, डैट इन द दूस डे मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव्ड दैट इफ़ द क्रॉस ऑफ द सी वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट। यानी कि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमने यहाँ से सी यानी समंदर को पार करके हम दूसरी जगह गए तो हम अपने मज़हब को और अपनी जात को खो देंगे, क्योंकि पहले ज़माने में मज़हब और जात बहुत ज़्यादा मायने रखता था। रखता आज भी है, लेकिन उस ज़माने में कुछ अंधविश्वास भी ज़्यादा था, ठीक है। और देखिए दूसरी बात, जो मेन डरने का मतलब था, यहाँ ये बात कही गई है, लेकिन दरअसल असली वजह ये थी कि अंग्रेज़ों का बिहेवियर हिंदुस्तान में ही बहुत ख़राब था। उन्हें डर ये लगता था कि कहीं हम दूसरे मुल्क में गए और वो तो इनका अपना मुल्क है, पता नहीं ये वापस हमें लाएंगे कि नहीं लाएंगे। अगर नहीं लाए तो हम अपनी माँ बाप भाई बहन कैसे मिलेंगे इन सब से, अपने हिंदुस्तान कभी वापस आ भी पाएंगे कि नहीं। इसी चक्कर में वो लोग डरते थे। So when in 1824 the exploit were told to the Burma by sea route to fight off the company, यानी कि इसीलिए 1824 में बहुत सारे सिपाहियों को बर्मा जाने के लिए बोला गया, पानी के रास्ते लड़ाई लड़ने के लिए कंपनी बहादुर की तरफ से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर थ्रो दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट। उन्होंने कहा कि हम ज़मीन के रास्ते जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप हमें पानी के रास्ते भेजेंगे तो हम आपके इस फरमान को नामंजूर करते हैं। दे वर सर्वली पनिश्ड, इसके लिए उन्हें पनिशमेंट दी, यानी कंपनी की भाई बात नहीं मानी तो सज़ा तो मिलेगी, क्योंकि कंपनी का तो गुंडा राज चलता था, ठीक है। तो कंपनी ने क्या करा, उनको सज़ा दे दी। सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, यानी कि फिर उसके बाद क्या हुआ, ये लोग मतलब बहुत सारे लोगों को सज़ा दी गई, मारा नहीं गया। इन 1856 द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ, इसीलिए 1856 में कंपनी ने एक नए लॉ को बनाया। क्या बनाया, विच स्टेटेड दैट एवर न्यू पर्सन, यानी कि अगर कोई वो नए इंसान को अपनी नौकरी पे लगते हैं, हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट ऑफ इन द कंपनी आर्मी, वो कंपनी की आर्मी में अगर सर्विस करने आता है, ही हैड टू एग्री टू सर्व ओवर सी इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि उसे समुंदर के पार जाके भी अपनी नौकरी को अंजाम देना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। यानी वही इंसान फ़ौज में आएगा जो दूसरे मुल्क में जाके भी सेवा करने के लिए तैयार हो, ठीक है। एम्प्लॉइज ऑल्सो रीच टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड्स, यानी उन्हें पता था कि ये सब क्या हो रहा है। मैनी ऑफ देम पेसेंट्स, यानी ऐसे ही बहुत सारे किसान और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो थे, मतलब देखिए किसान जो वो फैमिली लिविंग इन विलेज, यानी कि जो गांव में रहते थे, लेकिन क्योंकि उनकी फार्मिंग अच्छी नहीं चल रही थी इसीलिए वो बेचारे दूसरे काम करने लगे थे ना। सो द एंग्री ऑफ द पीसेंट्स क्विकली स्प्रेड अमॉन्ग द स्प्लॉय, जिस तरह से किसानों के बीच में बेचैनियाँ थी, गुस्सा था, वही गुस्सा इनके सिपाहियों के बीच में भी आ गया। अब देखेंगे यहाँ के लिखा है आपका रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए अंग्रेज़ों ने, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने सारे गलत काम करे, कुछ काम इन्होंने अच्छे भी किए। जैसे कि द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, यानी वो चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी जो वो रिफॉर्म्ड हो, अच्छी हो।
law were passed to stop the parties पार्टिस्ट ऑफ सती, यानी कि जो पुराने ज़माने में सती प्रथा होती थी उसको ख़त्म किया। मैं समझती हूँ आप लोग सती प्रथा समझते होंगे, लेकिन अगर नहीं समझते तो शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जैसे कोई लेडी है, ठीक है, उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो क्या होता था कि जब उसके हस्बैंड को जलाया जाता था, उसकी अर्थी रखी होती थी तो उसी अर्थी के ऊपर उसे ज़िंदा बैठाल के जला दिया जाता था कि अब तुम्हारे हस्बैंड मर गए हैं तो अब तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई काम नहीं, और उसको ज़िंदा जला दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रथा को उन्होंने ख़त्म करा। और उसके बाद टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विंडोज़, यानी कि जो आपकी बेवा होती है, विधवा होती है, विंडो माने बेवा है ना, तो जो आपकी विडोज़ होती हैं, बेवा होती है, उनकी दूसरी शादी करने के लिए भी अंग्रेज़ों ने नियम पारित करे थे, कानून बनाए थे। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोट, यानी कि अंग्रेज़ी भाषा को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। आफ्टर 1813 यानी 1830 के बाद से द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज टू फंक्शन फ्रीली, इट डोमेन्ड एंड इवन ऑन द लैंड प्रॉपर्टी, यानी अंग्रेज़ों ने क्या शुरू करा, कहा कि अगर आप हमारा मज़हब इख्तियार करते तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास ही रहेगी, आप क्रिश्चियन हो जाओ। हिंदुस्तानियों को क्रिश्चियन करने की पूरी कोशिश की। इन 1850 एंड न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इजीली, यानी उन्होंने 1850 में एक नया रूल पारित किया जिसकी वजह से क्रिश्चियन होना और भी आसान हो गया। दिस वॉज लॉ this law allowed to an Indian who had converted to Christian inherits the property of his ancestors, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदुस्तानी अपना मज़हब कन्वर्ट करता है तो उसके बाबा अजदाद की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी ही रहेगी। Many Indians began to feel that the British was destroy their religion, देयर सोशल कस्टम एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी इसी तरह से बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग ऐसे थे जिन्हें इस चीज़ का एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो अंग्रेज़ हैं ये हमारी ज़िंदगी के जो जीने के तरीक़े हैं, हमारा जो मज़हब है, हमारा जो रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं और हमें हमारे रास्ते से भटकाना चाह रहे हैं। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ मैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार दोबारा देख लिया करें, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आपकी से रह जाती है ना तो आप जब दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Why was the freedom of local ruler getting reduced, यानी कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, यानी स्थानीय जो बादशाह थे, नवाब थे, उनकी फ्रीडम यानी उनकी आज़ादी, उनके हाथ में जो ताकत थी, पावर थी, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना यानी कम होना, कम क्यों हो रही थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे द इंडिपेंडेंस ऑफ द लोकल रूलर्स वॉज डिक्रीजिंग बिकॉज द ब्रिटिश स्टार्ट एक्सरसाइजिंग देयर अथॉरिटी ओवर एवरी स्मॉल एंड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, यानी जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने हिंदुस्तान के हर छोटे और बड़े हिस्से पर ज़बरदस्ती से अपना राज करना शुरू कर दिया था। इसीलिए वहाँ पे क्या हो रहा था, जो लोकल रूलर्स थे यानी जो वहाँ के नवाब थे या बादशाह थे, उनके हाथ से ताकत या सत्ता छिनती जा रही थी। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड कंपनी एंड द डोमेसिस ऑफ मुग़ल रूलर्स, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, जो कंपनी ही कहा जाता है उन्हें, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही आए थे वो, इसीलिए उन्हें कंपनी ही कहा जाता है। तो किस तरह से आप बता सकते हैं कि कंपनी ने मुग़ल बादशाह के जो मुग़ल रूलर्स थे उनका वो कैसे किया कि अब ये यहाँ राज नहीं करेंगे, उनका खात्मा करना कैसे शुरू करा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे इन 1856, यानी कि पहली जंग आज़ादी से पहले गवर्नर जनरल क्रेजिंग डिसाइड दैट बहादुर शाह जफ़र वुड बी द लास्ट मुग़ल किंग, यानी उन्होंने डिसाइड करा कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इन्होंने कहा कि ये आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, दैट नो वन फ्रॉम हिज डिस्टेंस वुड
बी रिकॉग्नाइज एज अ किंग आफ्टर हिज डेथ, यानी कि इनके मरने के बाद किसी और को किंग के नाम से रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाएगा, यानी कि जो बादशाह की उपाधि है वो किसी और को नहीं दी जाएगी, वो जस्ट बी कॉल्ड अ चीफ, यानी कि वो सिर्फ या चीफ या प्रिंस कह के ही पुकारे जाएंगे। क्यों? ये तो बादशाह की पहले से ही वहाँ के जो लोग थे उन ईस्ट इंडिया कंपनी की उनकी पहले से ही पॉलिसी थी कि अगर कोई बादशाह ऐसा मरता है जिसके कोई औलाद नहीं है, ख़ासतौर से पुरुष है ना, उसके बाद कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो वो सारी जायदाद किसके पास चली जाएगी? अंग्रेज़ों के पास चली जाएगी। अब उन्होंने यहाँ एक और पॉलिसी निकाल दी। क्या निकाली 1856 में? कि अगर बादशाह बहादुर शाह जफ़र मर जाते हैं तो उनके बाद उनके बच्चों को बादशाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। Thus the British ended the सजाइडेसी ऑफ द मुग़ल एम्पायर, यानी कि उन्होंने इस तरह से मुग़ल एम्पायर की जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे उनकी सल्तनत का ख़ात्मा शुरू कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। अब यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वर द पेसेंट एंड स्पॉय डिसकनेक्टेड इन द कंपनी रूल्स, यानी कि जो आपके किसान थे, पेसेंट माने क्या होता है? किसान, है ना, और स्पॉय माने होता है फौजी, सिपाही। वो कंपनी के रूल्स से नाराज़ क्यों थे? ऐसे क्या रूल्स आ गए थे जो वो दोनों लोग नाराज़ हो गए थे? चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जो पेशेंट्स थे और जो आपके स्पॉयज़ यानी कि सिपाही थे वो कंपनी से इसलिए नाराज़ थे बिकॉज, क्योंकि अब देखिए पेशेंट्स किस लिए नाराज़ थे? क्योंकि वो उनके हाई टैक्स और जो उनका वो होता है ना, क्या नाम है, जो ये लोग किसी की खेती किसानी करते हैं उसकी वजह से इन्हें टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, टैक्स और रिगेट्स, ठीक है, इनके जो रिन्यूज़ होते थे यानी ये जो भरपाई होती थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और बेचारे गरीब किसान और ज़मींदार जो हैं वो नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा था, ठीक है। और जो आपके सिपाही थे यानी स्पॉयज़ थे वो इसलिए परेशान थे कि 1856 में जो कंपनी ने नया रूल पास किया था कि हर पर्सन को, हर इंसान को जो भी वहाँ पे मतलब फौजीदारी करेगा, यानी जो भी फौज में आएगा, किस में? कंपनी की आर्मी में, ठीक है, तो उसको ओवरसी जाके रहना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हिंदुस्तानी फ़ौजी होने के बावजूद अमेरिका में या ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में जाके अपनी नौकरी को अंजाम देना पड़ेगा अगर हम कहीं समंदर पार भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये थे, जो ये मतलब जो फ़ौजी थे ये भी तो गरीब किसान ही थे। जब ये किसानी से थक गए तो ये फ़ौजी में भर्ती होने लगे, भाई पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सोचते थे कि अंग्रेज़ अभी इतना बुरा रवैया इख्तियार करे हुए हैं हमारे साथ, अगर ये हमें हमारे वतन से दूर ले जाके अमेरिका में रख देते हैं तो हम अपने माँ बाप से, भाई बहनों से कैसे मिल पाएंगे, या अपने वतन कभी ज़िंदगी में वापस आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इसीलिए सिपाही डरते थे और वो जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। Your last question is, why did many Indians feel that the British were destroy their traditional way of life, यानी कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों को ऐसा महसूस क्यों होता था कि जो अंग्रेज़ हैं ये उनके ट्रेडिशनल यानी उनके जो तहजीबी मामलात हैं, मतलब जो उनका कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। डिस्ट्रॉय माने ख़त्म करने वाले हैं, तो उनको ऐसा महसूस क्यों होता था? चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि मैनी इंडियंस फील्स दैट द ब्रिटिशर वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ बिकॉज, यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इस चीज़ का एहसास हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अलग अलग तरह के ग्रीड्स यानी लालच दिया कर रहे थे लोगों को। जैसे कि एक लालच ये थी कि अगर कोई इंसान इंडियन, कोई हिंदुस्तानी कन्वर्ट करता है, यानी अगर अपने आप को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो ईसाई हो जाता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके दादा परदादा की प्रॉपर्टी है वो उसको ही दे दी जाएगी, जबकि और लोगों से वो लोग छीन रहे थे, है ना, और उसको दे दी जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा लालच वगैरह दे के हिंदुस्तानी लोगों को क्रिश्चियन करना चाह रहे थे। चलिए तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे वर्कशीट, सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।